हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो यूजीसी नेट के अंतर्गत लगी जो हमारी कहानियां हैं उनमें से अभी तक हम 10 से 11 कहानियों का शॉर्ट रिवीजन कर चुके हैं। आज हम कहानी जो है मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम से शुरू करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर बात करें मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम, जो हमें करना है, ये रेणु के द्वारा लिखी गई कहानी है। ठुमरी कहानी संग्रह में ये प्रकाशित हुई है 1959 में। इसमें जो आपकी हैं कुल 9 कहानियाँ इसमें संग्रहित हैं। रसप्रिया है, 1 मिनट में पेन ले लूँ। रसप्रिया है, तीर्थोदक है, ठेस है, नित्य लीला है, ठीक है। उसके बाद पंचलाइट है, सिर पंचमी का सगुन है, मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम ये 7वीं कहानी है जिसको हमें पढ़ना है, ठीक है। नेट के एग्जाम में ये लगी हुई है। लाल पान की बेगम है, 3 बिंदियाँ हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। है ना। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। अब ये जो आपकी जो कहानी है मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम जो है, इस मूल कथा में नायक जो है वो हीरामन है। और हीरामन जो है इसमें क्या करता है कि 3 कस्मों की चर्चा करता है। पहली कसम थी इसकी कि पहली कसम चोरी का सामान गाड़ी में नहीं रखेगा। दूसरी कसम कि बांस की लदनी कभी नहीं लदेगा। और तीसरी कसम नाटक वाली यानी कि कंपनी वाली औरत को कभी अपनी गाड़ी में नहीं बिठाऊंगा। हीरामन और हीराबाई के बैलगाड़ी सफ़र के माध्यम से लोक संस्कृति, उसमें निहित रस और मर्यादित निश्चल प्रेम को व्यक्त करने वाली ये कहानी जो है ये रहती है। और ये जो आपका आता है इतना सा, ये जो आपका पोर्शन है, यहाँ से प्रश्न डेफिनेटली बनता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देखिएगा। आगे चलते हैं। इसमें मुख्य पात्र की बात करें, आपके पास सबसे पहले हीरामन आता है। हीरामन जो है ये खादी देहाती पात्र है, ठीक है। ये क्या है, ये देहाती पात्र है। 40 साल का, यानी कि इसकी उम्र कितनी बताई गई है, 40 वर्ष बताई गई है। का हट्टा कट्टा काला कलूटा देहाती नौजवान है जिससे अपनी गाड़ी और बैलों के सिवाय दुनिया में कोई अन्य किसी काम में दिलचस्पी नहीं है। 3 काम ना करने की कसम जो है ये खाता है, ठीक है। देखेंगे 3 काम कौन से थे, वैसे हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरी जो पात्र आती है हीराबाई आती है। कंपनी की औरत है, मेलों में नौटंकी में अभिनय एवं नृत्य का काम करती है। हीरामन को जो है वो अपना उस्ताद ये मानती है। कौन, हीराबाई। गौण पात्र आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें गौण पात्र से प्रश्न मैक्सिमम बन जाता है। लाल मोहर है, धुनीराम है, पलट दास है। तीनों ही ये गाड़ी बान है, ठीक है। ये तीनों ही गाड़ी बान है। लाल मोहर है, धुनीराम है और पलट दास है। लहसनबा है, लाल मोहर का ये नौकर है, ठीक है, जो कि गाड़ीबान है। नेपाली दरवान आता है, मुनीम दरोगा और काले कोट वाला इंसान आता है, ठीक है। काले कोट वाले का जिक्र जो है वो आप याद रखिएगा किसमें किया गया है, तो ये आपने याद रखना है। ये तीसरी कसम में जो है वो किया गया है। आगे देखते हैं कहानी में प्रयुक्त स्थान कौन कौन से हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ से प्रश्न डेफिनेटली बनता है। यहाँ से अभी तीसरी कसम कहानी में कौन से 2 स्थानों की चर्चा की गई है, ये 2 कंपनियां कौन सी हैं आपने याद रखना है। 2 नौटंकी कंपनी, रौती कंपनी है और मथुरा मोहन कंपनी है, ठीक है। आप इसको 3 स्टार भी लगा ले तब भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ विराटनगर है, फार विसंगज है ना, उसका खैरिया शहर है, चंपानगर है, सिंधिया गाँव है, कानपुर। हीराबाई का घर कहाँ पर है, कानपुर में है, ठीक है। तेगछिया है जो महावीर स्वामी, छतापुर 25 है, मदनपुर, बिशनपुर, हरिपुर, नननपुर। अब यहाँ से ये भी प्रश्न बना हुआ था, नननपुर गांव का जिक्र है या घाट का जिक्र जो है वो किस कहानी में हुआ है, तब भी आप बोलेंगे कि तीसरी कसम में हुआ है, ठीक है। यहाँ से ये भी प्रश्न बना हुआ है। 2 नौटंकी कंपनी है, एक रौती कंपनी है, एक मथुरा मोहन कंपनी है। आपका मीना बाजार बैनैली मेला है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, मीना बाजार और ठीक है, बाजार कौन सा है, तो मीना बाजार है ना। मेला कौन सा था, तो ये था बनैली का मेला, ठीक है। ये भी आप ज़रूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़रूर याद रखिएगा। एक कानपुर में जो है ये हीराबाई का घर है, ठीक है। याद रखना इन चीज़ों को। आगे चलते हैं। रेणु ने नई कहानी के दौर में प्रेमचंद के गाँव और उसमें बसी दुनिया को अपनी कहानियों में जिंदा रखा है। यानी कि आप यहाँ से बोल सकते हैं कि रेणु ने अपनी कहानी में प्रेमचंद के गाँव का भी जिक्र जो है वो किया है। ये पॉइंट यहाँ से निकलता है। समाज के सामान्य पात्रों को अपनी अपनी कहानी का नायक मुख्य किरदार बनाया है। उदाहरण, गाड़ी वाला, कलूटा, हीरामन। कहानी में 3 कसम खाता है। 3 कस्में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन 3 कस्मों को जरूर याद रखिएगा। चोरी का सामान है, बांस की लदनी है और कंपनी की औरत है, ठीक है। कंपनी की औरत को कभी नहीं बिठाएगा, चोरी का सामान कभी नहीं ला देगा, ठीक है, और बांस की लदनी भी कभी जो है नहीं रखेगा। हीरामन का सहज और सरल व्यक्तित्व, मसलन भाई के प्रति सम्मान और भौजाई से डर है। अब यहाँ सेट में जो एग्जाम आया था, अभी जो सेट का एग्जाम हुआ था उसमें भी हाल फिलहाल में यहाँ से
से प्रश्न बना था, तो इम्पॉर्टेंट है आपका कि हीरामन का जो चरित्र था वो कैसा था, सहज था और सरल स्वभाव का था। ठीक है। रेणु ने लोक जीवन की समृद्धि को दिखाया है, उसमें त्याग, गीत और परिवेश को सुंदर ढंग से सजाया है। हीरामन का संसार लगा और देखा से बना है, हीरामन का संसार परखा है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि हीरामन का संसार कैसा था, परखा था, लगा और देखा जो है ये भी इसमें बोला गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप इसमें याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो हमारे पास आता है अगली कहानी नंबर 12 आती है हमारे पास, लाल पान की बेगम, ये भी रेणु की है। ये सबसे पहले ये कहानी जो है 1957 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और इसका प्रकाशन कहानी पत्रिका में किया गया था। ये जो है ठुमरी कहानी संग्रह 1959 में संग्रहित है। ठीक है, अगर इसकी बात करें हम तो इसमें जो है आपकी कुल 9 कहानियाँ इसमें संग्रहित हैं। रसप्रिय है, तीर्थोदक है, ठेस, नित्य लीला, पंचलाइट, सिर पंचमी का सगुन है, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम है। ठीक है ना, और आपकी लाल पान की बेगम है। तो पहले हमने 7वीं कहानी को डिस्कस कर लिया है। अभी ये जो लाल पान की बेगम है ये 8वीं कहानी है जो कि ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है, और 3 बिंदियां ये जो है इसमें प्रमुख है। आंचलिक पृष्ठभूमि में एक स्त्री के आत्म अभिमान की आकांक्षा जो है अभिव्यक्त की है। बैलगाड़ी पर बैठकर नाच देखने जाने के इर्द गिर्द ये कहानी जो है बुनी गई है। कहानी में बिरजू की माँ के रूप में एक अलग व सशक्त स्त्री को पेश किया गया, मतलब इसकी इच्छा है कि ये जो है ये नाच देखने के लिए जो है वो जाए। ठीक है, तो इसका जो है वर्णन किया गया है। आंचलिक कथा है। आंचलिक कथा आपको पता है क्या होती है, मतलब एक क्षेत्र के बारे में लिखना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है कि गांव के लोगों के आपसी ईर्ष्या, द्वेष, राग, विराग, आशा, निराशा, हर्ष, विषाद की जीवंत कहानी है। अब उसमें 3 कस्में खाई गई थी और इसमें 4 टोलियों का वर्णन किया गया है। कुरमा टोली है, बबुआन टोला है, कोयरीली टोली है और आपकी मलदहिया टोली है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टोलियां हैं, इनको ज़रूर याद रखिएगा, है ना। ये आती हैं एग्जाम में, कौन सी टोली नहीं है या फिर क्रम लगाने के लिए पूछा है। कुरमा यानी कि याद रखना कि कुरमा ने, है ना, अपनी बुआ को जो है वो मतलब क्या दिया था, कोयला दिया था और उसको मल दिया था। तो आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि कुरमा ने बुआ को मतलब कोयले की तरह मल दिया था। कोयला यानी कि आपकी कोयली जो है वो आ जाएगी, है ना। अब यहाँ पर जो निम्न जो स्थान आए हैं उन स्थानों की बात कर लेते हैं। कौन कौन से स्थान हैं, सभी स्थान इंपॉर्टेंट है। सिमरा का सरकारी कूप है, गुलाब बाग का मेला है और मोहनपुर होटिला बंगला है। ठीक है, होटल बंगला है। अब यहाँ पे गुलाब बाग मेले की बात की गई है, जबकि हमने जो आपकी तीसरी कसम पढ़ी है उसमें भी एक मेले की बात की गई है। उसमें आपका बनैली मेला था, नननपुर घाट था, मीना बाजार था। ठीक है, नौटंकी कंपनियाँ थी 2, आपकी रौती कंपनी और मथुरा मोहन कंपनी, इस तरह से था। ठीक है, अब ये भी जो याद रखिएगा कि यहाँ पे जो है गुलाब बाग मेला जो है ये किस में बोला गया है, तो ये आपका जो है लाल पान की बेगम में बोला गया है। और आपका जो दूसरा बनैली मेला आता है, ठीक है, ये जो आपका बनैली आता है, ठीक है, ये आपका जो है ये तीसरी कसम में बोला गया है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, है ना। पात्रों की बात करें तो बिरजू की माँ है लाल पान की बेगम, उसी को बोला गया है, यानी कि बिरजू की माँ जो है ये क्या है, इसको बोला गया है लाल पान की बेगम। बलरामपुर का नाच देखने जाने को बहुत इच्छुक है, बलरामपुर का नाच देखने के लिए। महावीर जी की रोट की मनौती बाकी है, स्वाभिमानी स्त्री है, जंगी की पतोहू, राधे की बेटी सुन्नरी है, लरैना की बीबी को अपनी गाड़ी में बिठाती है नाच देखने जाने के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा किस किस को इसने अपनी गाड़ी में बिठाया था, जंगी की पतोहू को, है ना, और सुन्नरी को बिठाया था और लरैना को बिठाया था। ठीक है, इन 3 को जो है वो अपनी गाड़ी में ये बैठाती है। ठीक है, या आप ट्रिक से याद कर लीजिएगा शॉर्ट में। अब बिरजू के बप्पा आते हैं जो कि सर्वे आपके सेटलमेंट में 5 बीघा ज़मीन हासिल की है उन्होंने। बिरजू की माँ को बैलगाड़ी पर नाच दिखाने के लिए जो है वो ले जाने का वादा जो है ये करते हैं। ठीक है, कि बिरजू है तो बिरजू को जो है वो विरज मोहन कहा जाता है। इमली पर रहने वाले जिन बाबा को बैंगन कबूला हुआ, 1 मिनट में इसको शॉर्ट कर लूँ, है ना। इमली पर रहने वाले जिन बाबों को बैंगन कबूला हुआ दिया और नाच देखने की मनौती करता है, कौन, आपका जो बिरजू। अब याद रखिएगा बिरजू ने नाच देखने के लिए कौन सी मनौती की थी, तो मतलब मनौती भी इतनी ये मज़ेदार मनौती की है कि कौन सी, कि इमली पर रहने वाले हैं एक जिन बाबा, बैंगन कबूला है कि बैंगन दूंगा आपको अगर आप मुझे जो है वो नाच देखने की मेरी मनौती को पूरा कर देंगे, तो जिन बाबा मैं आपको बैंगन दूंगा। तो मतलब इमली पर रहने वाले जिन
बाबा की मनौती इसने की थी? बिरजमोहन ने, यानी कि बिरजू ने, जो कि आपके किसमें है, लालपान की बेगम में। 7 वर्षीय ये बच्चा है, इसकी उम्र जो है ये 7 वर्ष की बताई गई है। चंपी आती है जो कि बिरजू की बहन है। इंपॉर्टेंट है, पात्र बायोस्कोप का गाना सीखने में रुचि रखती है। बाजे ना मुरलिया गीत जो है ये गाती है। तो याद रखिएगा ये कौन सा गीत गाती है, बाजे ना मुरलिया गीत जो है ये कहाँ से लिया गया, ऐसे भी प्रश्न बन सकता है, लालपान की बेगम से लिया गया है। सभी पात्र जो हैं वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सभी पात्रों को बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि मैक्सिमम यहाँ से प्रश्न बनता है आपका। ठीक है, मैंने 4 टोलियाँ आपको बता दी हैं, कुरमा टोली है, बबुआइन टोली है, कोरली टोली है और मलदइया टोली। मैंने आपको बोला कुरमा जो है वो अपनी बुआ को जो है वो कोयले की तरह मल देता है। ठीक है, मलदइया टोली का जो है वो आ जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने आपको स्थान बता दी, सिमरा का सरकारी स्कूल है, गुलाब बाग का मेला है, मोहनपुर होटल बंगला है। पात्र इसमें बिरजू की माँ आती है, बिरजू के बप्पा आते हैं। ठीक है, ये सभी क्या है आपके इंपॉर्टेंट पात्र हैं। ठीक है, और ब्रिजमोहन है जो मनौती किस चीज़ की करता है कि जिन बाबा मैं आपको बैंगन का बोल रहा हूँ, मेरी मनौती पूरी होगी तो बैंगन आपको दे दूंगा। चंपी आती है जो कि बिरजू की बहन है। बाजे ना मुरलिया ये गीत जो है गाती है। गौंड पात्र को देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके गौंड पात्र। जंगी की पतोहू है। ठीक है, और इसमें रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है, ये बिरजू की माँ से नहीं डरती है। और किस टोली में ये है, तो ये आपकी कुरमा टोली में है, आपकी जंगू की जो पतोहू है। ठीक है, और जंगू की पतोहू को किसने अपनी गाड़ी में बिठाया था, तो आपने याद रखना है ये जो बिरजू की माँ थी ना, इसने ही जंगी की पतोहू को अपनी गाड़ी में मेला देखने के लिए जब जा रहे थे तो इसको बिठाया था। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। यहाँ से कुरमा टोली से ये संबंध रखती है। 4 टोलियों की हमने बात की है, कुरमा टोली, बबुआइन टोली, कोरली टोली और मलदइया टोली। बार बार मैंने रिवीजन करवा दिया है। इसके जो जंगी की पतोहू के जो ससुर हैं वो स्वभाव से चोर हैं, पति जो है वो डकैत का काम करता है, बहुत मुँह जोर है और लड़ाकू भी है इसका पति जो है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मखनी फुआ तंबाकू की शौकीन है। अभी सेट के एग्जाम में यहाँ से पूछा गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा जो मखनी फुआ है ये किसकी शौकीन है, तंबाकू की शौकीन है। बिरजू के घर रखवाली के लिए रुकती है। बाबू साहब हैं जो कि जमींदार है। अब यहाँ से प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि बिरजू के घर में जब सब नाच देखने के लिए गए थे तो वहाँ पर जो है वो कौन रुका था घर की रखवाली करने के लिए, तो वो बिरजू के घर में रखवाली के लिए आपकी मखनी फुआ रुकी थी। और मखनी फुआ जो थी ये क्या थी, ये तंबाकू खाने की शौकीन थी, है ना। इसको तंबाकू खाना जो था वो बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, एक अभी जो आपका अभी एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, यहाँ पर एक प्रश्न जो था वो कुछ इस तरह का बना था यहाँ पे कि ये कौन सी रोटी जो है वो मीठी रोटी, किस चीज़ की मीठी रोटी बनाने के लिए कहती है, तो शक्करकंदी की मीठी रोटी बनाने के लिए कहती है। ये चीज़ आप ना अपने साथ इसको जोड़ लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये जो था प्रश्न आपका पूछा गया था, है ना। तो मैंने आपको यहाँ से ये बता दिया है। यहाँ पे था कि पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए। किसी को भगवान से मंसूबा तोड़ दिया, है ना, उसको सबसे पहले भगवान से पूछना ये कि किस चूक का फल दे रहे हो भोले बाबा। चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है, नहीं जानती दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भक भक कर जलती ही रहती है। ठीक है, तो ये जब उसको नहीं लेके गए ना, उसको बहुत दुख होता है, तब जो है ये चीज़ जो बोलती है कौन, जंगी की पतोहू जो है ये चीज़। तो अगली कहानी की बात करते हैं, गैंग्रीन कहानी है ना। उसका अन्य नाम जो है वो रोज़ है। गैंग्रीन नाम जो है, पहले इस कहानी का नाम जो था वो रोज़ था और 5वें संस्करण में इसका नाम जो था वो गैंग्रीन रख दिया गया था। आगे की लिखी हुई ये कहानी है। बिंदु को डलहौजी जेल 1931 में ये पत्र लिखते हैं। आपकी जो ये कहानी है आपकी गैंग्रीन या रोज़, ये 5वीं कहानी है। ठीक है, कुल जो है विपदगा संग्रह में ये संग्रहित है। 1937 ईस्वी में ये लिखी गई थी। इसमें कुल जो है वो आपकी 12 कहानी संग्रहित है, जिसमें से 5वीं जो है वो आपकी रोज़ कहानी है, जिसको जो हमें करना है। बाकी ये जो 12 कहानियां हैं इनको आप ज़रूर यहाँ पे देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पर इनका जो है वो टिक लगा दिया है, मतलब इसको मैं यहाँ पे रख रही हूँ और रोज़ को जो है वो हमें करना है। याद यहाँ से देखते हैं कि बोला पहले संस्करण में 1937 ईस्वी में इसका पहला संस्करण आया था जब इसका नाम रोज़ था। फिर नाम से ये फिर 5वें संस्करण में इसका नाम जो था वो 1990 में इसका नाम गैंग्रीन जो था वो रख दिया था। आप ऐसा भी याद कर सकते हो कि ये जो रोज़ जो कहानी है ना आपकी 1937 में इसका नाम रोज़ था। 5वें संस्करण में जब इसका संशोधित प्रकरण संशोधित कर सकते हैं आप इसको, है ना, 1990 में इसका नाम जो था वो क्या रख दिया था, गैंग्रीन रख दिया था। गैंग्रीन क्या होता है, गैंग्रीन एक प्रकार का रोग है जिसमें जो है वो मतलब टांग जो है ना उसको काटना पड़ता है, मतलब टांग में खून का जम जाना, कुछ इस तरह का ये कुछ रोग होता है जिसमें जो आपकी टांग काटनी पड़ती है, तो ये गैंग्रीन रोग होता है। ठीक है, अब ये गैंग्रीन नाम क्यों रखा था देखते हैं कि ये आगे की सबसे प्रसिद्ध कहानी है जिसमें उन्होंने दिखाया है कि किसी भी प्रकार के नए
अपनेपन से रहित जीवन में व्यक्ति और व्यक्ति के संबंध किस प्रकार टूटते हैं। इस कहानी का केंद्रीय वाक्य तो रोज ही है। तो मतलब कहानी का केंद्रीय वाक्य क्या है, रोज है। रोज क्यों रखा गया है इसका नाम, क्योंकि इसके जो पति हैं, मैं आपको बताती हूँ आगे, है ना, बार बार मतलब इसमें ये बोला गया है ना कि ये जो आपकी इसमें जो पात्र आती है ना, मालती है, इसमें एक पात्र है, ठीक है, वो रोज़ ही एक ही काम करती है, मतलब उसको रोज़ ही एक ही काम है। जैसे उसके पति हैं महेश्वर, है ना, जो कि सरकारी डिस्पेंसरी में एक डॉक्टर हैं, ठीक है, और डॉक्टर हैं तो मतलब रोज़ उनका एक ही रूटीन रहता है कि रोज़ जो है वो 2:30 या 3 बजे के बीच में खाना खाने के लिए आती हैं। तब तक जो मालती है उनका वेट करती रहती है और उनको देखती रहती है ना। तो मतलब रोज़ ऐसा ही होता है, इसलिए इसका नाम जो था वो रोज़ रखा गया था, ठीक है। ये पहाड़ी गांव का परिवेश बताती है। मैं शैली में लिखी संवादात्मक कहानी है। मध्यवर्गीय मानसिकता का चित्रण करती है। ये एक चरित्र प्रधान कहानी है। कहानी में नारी जीवन की विवशता का चित्रण किया गया है कि मतलब कैसे जीवन विवश जो है वो हो जाता है। मतलब उसका काम रोज ही क्या है, एक काम है कि अपने खाना बना के अपने पति का इंतजार करना, जब वो खा लेंगे उसके बाद जो है उसको भी खाना खाना है। निरस्ता, यांत्रिकता, घुटन का संजीव वर्णन जो है वो यहाँ पर किया गया है। पात्रों को देख लेते हैं। मालती लेखक के दूर के रिश्ते की बहन या सखी है। अब लेखक कौन है यहाँ पर, आपके आगे जो है यहाँ पर लेखक हैं, ठीक है। मध्यवर्गीय स्त्री है, विवाह से पहले। अब ये प्रश्न आया हुआ है, इसको देख लीजिए, ये PYQ जब आप देखेंगे उसमें ये प्रश्न आया हुआ है कि मालती का स्वभाव जो था विवाह से पहले और विवाह के बाद कैसा था। विवाह से पहले ही बिल्कुल स्वच्छंद थी, चंचल लड़की थी, अपने मन का करने वाली थी, बहुत सरल स्वभाव की थी, तो मतलब स्वच्छंद थी, चंचल थी, गंभीर। और शादी के बाद ये कैसी हो जाती है, ये गंभीर स्त्री जो है वो शादी के बाद बन जाती है। महेश्वर की पत्नी है और इनका एक बेटा आता है, टीटी की ये माँ है। लेखक अपने दूर के रिश्ते की बहन के पास जो है ना, ये 4 वर्ष के बाद मिलने आते हैं। तो कितने वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद। और ये लेखक की बहन और कोई नहीं है, ये मालती है, ठीक है, जो कि इस कहानी की मुख्य पात्र भी हैं, ठीक है। ये 4 वर्ष के बाद जो इनसे मिलने आता है, परंतु विवाह के उपरांत मालती में हुए परिवर्तनों को देखकर बहुत चिंतित भी होता है। महेश्वर आते हैं, मालती का ये पति है, ठीक है, और पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी में ये एक डॉक्टर है। जो टीटी इनका बेटा है, ठीक है, ये इनके पिता हैं। एक निर्दिष्ट ढर्रे पर जीवन जीता है, मतलब रोज का एक ही इनका रूटीन है, ठीक है। और टीटी कौन है, मालती और महेश्वर का ये पुत्र है, ठीक है। मैंने देखा उन आंखों में कुछ विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा सी हो रही थी। तो मालती के भीतर की बात किसने की थी, तो ये मालती के भीतर की बात जो थी लेखक ने की थी। लेखक कौन थे, यहाँ पर खुद आगे थे, जो 4 वर्ष के बाद उसके मिलने आते हैं। वो सोचते हैं कि पहले ये बहुत चंचल थी, बहुत अच्छी थी, अब शादी के बाद बिल्कुल ही ये क्या हो गई है, गंभीर जो है वो हो गई है, ठीक है। आगे हमारा आता है कोशिका घटवार, ठीक है। ये शेखर जोशी की कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। इस पर एक फिल्म का निर्माण भी किया गया है, ठीक है। संग्रह ये कोशिका घटवार में ही संग्रहित है, 1958 में ये लिखी गई है। इस कहानी संग्रह की अगर बात करें हम, तो इस कहानी संग्रह में कुल 10 कहानियाँ जो हैं वो संग्रहित है, देख लीजिएगा आप, ठीक है। कोशिका घटवार जो है इसमें 6वीं कहानी है जिसको हमें पढ़ना है, ठीक है। कोशिका घटवार जो है किस कहानी संग्रह में है, ये कोशिका घटवार जो है ये शेखर जोशी की कहानी है, ठीक है ना। अब याद करते हैं, ये जो है इनकी ये 6वें नंबर की कहानी है जो कि इसी कहानी संग्रह में संकलित है। बाकी आप यहाँ से देख लीजिएगा कौन कौन सी यहाँ पे कहानियाँ जो हैं वो दी गई हैं। कुल 10 कहानियों को यहाँ पर रखा गया है। इसमें विशेष क्या है कि सामाजिक जड़ मनोविज्ञान के कारण अधूरे रहे अनाथ फौजी गोसाई और लक्ष्मा के कालातीत प्रेम की अद्भुत कहानी को बताया गया। लक्ष्मा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पात्र हैं आपकी, इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पात्र हैं। बहुत बार जो है वो क्रम से लगाने के लिए या फिर ऐसे भी इनको पूछ लिया जाता है, ठीक है, किसको, लक्ष्मा को, है ना। फ्लैशबैक पूर्व पद्धति पर ये लिखी गई है। तो एक आपकी जो कहानी और आती है वो भी फ्लैशबैक पद्धति पे लिखी गई है, उसने कहा था, ठीक है, ये भी आपकी फ्लैशबैक पद्धति पर जो है वो लिखी गई है। एक आपका उपन्यास आता है ना, शेखर एक जीवनी, है ना, वो भी आपका फ्लैशबैक पद्धति पर जो है वो लिखा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। सूखे की स्थिति का जिक्र यहाँ पे किया गया है। पहाड़ों से पलायन की समस्या का उल्लेख यहाँ पे किया गया है, ठीक है। पहाड़ों से पलायन की समस्या का चित्रण किसमें किया गया है, आपके जो है कोसी के घटवार में किया गया है। और पहाड़ों की प्रकृति का वर्णन या पहाड़ों के सौंदर्य का चित्रण जो है वो आपका अपना अपना भाग्य जो है उसमें जैनेंद्र की जो कहानी आती है उसमें नैनीताल के पहाड़ों का वर्णन जो है वो किया गया है। मैंने दोनों चीज़ों को आपको रिलेट करा के जो है वो बता दिया है। पहाड़ों से पलायन की समस्या का वर्णन, ये प्रश्न ऐसे ही बनते हैं, ऐसे ही पूछे जाते हैं कि इस कहानी में जो है मतलब पहाड़ों की सुंदरता का वर्णन है, पहाड़ों से पलायन का वर्णन है ना, ये किस तरह का है। तो
पहाड़ों से पलायन की समस्या का उल्लेख आपका जो कोसी के घटबार में किया गया है। पहाड़ों की सुंदरता का वर्णन जो है वो आपके अपना अपना भाग्य आता है जिनेंद्र का, जहाँ पर नैनीताल के पहाड़ों का वर्णन किया गया है। मिहिल व दाड़िम के पेड़ों का बारंबार जो है उल्लेख किया गया। तो मिहिल और आपके दाड़िम के पेड़ जो आते हैं, यहाँ पे जो स्थान आते हैं हल्दानी और गंगनाथ जो हैं, ये दो स्थान यहाँ पे बताए गए हैं, दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट है। पात्र की बात करें, गोसाई है जो कि पूर्व सैनिक है, कोसी के किनारे घट पीसने की व्यवस्था है, इसीलिए कोसी का घटवार यानी कि कोसी के किनारे ही गेहूं पीसने का काम करता था। गोसाई कौन था? गोसाई जो था ये एक सैनिक था, ठीक है। अब लक्ष्मा जो थी और आपका जो ये गोसाई है, ये दोनों जो थे वो एक दूसरे से प्रेम करते थे, परंतु लक्ष्मा के जो माता पिता थे मात्र इसलिए नहीं इससे शादी करते हैं कि गोसाई जो है इसके आगे पीछे कोई भी नहीं है, इसके माता पिता कौन है क्या है इन्हें नहीं पता था, इसलिए जो है ये गोसाई से इसकी शादी नहीं करते हैं, बल्कि इसकी शादी जो है वो रामदास नाम एक राम नाम से ही आता है कोई मतलब ना पात्र, उससे जो है वो कर देते हैं, शायद रामदास है ना, उससे जो है वो इसकी शादी कर देते हैं, ठीक है। देखते हैं हम आगे कौन सा है वो, है ना। हवलदार धर्म सिंह की फौजी पैंट देखकर वैसे ही पैंट पहनने की इच्छा से फौज में भर्ती होता है। अब देखिए कि हर इंसान का कोई ना कोई उद्देश्य होता है कि मतलब कोई अपनी आजीविका कमाने के लिए जो है वो मतलब अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है, कोई अपने शौक के लिए जो है वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है, कोई आर्थिक संकट को दूर करने के लिए। तो जो आपके गोसाई थे इनका क्या शौक था, इनकी क्या इच्छा थी, क्यों गए थे भर्ती होने के लिए? क्योंकि इनको हवलदार धर्म सिंह की इन्होंने एक फौजी पैंट देखी थी, इनको ये पैंट इतनी पसंद आई थी कि उस पैंट को पहनने की इच्छा से ही ये फौज में भर्ती हो गए थे आपके गोसाई जो थे, ठीक है। आगे चलते हैं, बस हो गया, अच्छा ठीक है। तो आई थिंक मेरे को लगता है बस आज इतना ही है ये, है ना। और देख लेती हूँ अगर कुछ और लगता है मुझे तो, ठीक है। गोसाई आती है, इसमें लक्ष्मा आती हैं आपकी। लक्ष्मा जो है ये गोसाई की प्रेमिका है। वर्तमान में ये मतलब उस समय के बाद जो है ये क्या हो जाती हैं, विधवा जो है वो हो जाती हैं कुछ समय के बाद। एक पुत्र की ये माँ है, मायके में रहती हैं, स्वाभिमानी स्त्री हैं ये, ठीक है। याद रखिएगा किशन सिंह सिपाही से लक्ष्मा का विवाह राम सिंह, मैं सही बोल रही थी कि इनका जो विवाह हुआ था वो राम सिंह से हुआ था। रंबुआ मतलब जिसको रंबुआ भी बोला जाता है, तो लक्ष्मा का विवाह किससे हुआ था? राम सिंह से हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, और ये भी याद रखिएगा कि ये जो आपकी कहानी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पर एक फिल्म का निर्माण जो है वो भी आपका हो चुका है, ठीक है। तो आज हम इतनी ही कहानियों को डिस्कस करेंगे, अगली वीडियो में कुछ अगली इंपॉर्टेंट कहानियों को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो यार, इतनी मेहनत से लाती हूँ। धन्यवाद।